हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो है हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। क्लियर है। और चैप्टर नंबर 3 को आज हम लोग आपका प्रारंभ करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग बंधुत्व, जाति और वर्ग को देखेंगे। और ये जो हम समाज का अध्ययन करेंगे, बेसिकली जो हमारा आरंभिक समाज है, तो शुरुआती तौर पर लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 600 आपकी ईसा पूर्व, यानी कि 600 आपके ईसा पूर्व पहला और 600 ईस्वी के बीच का जो समाज है उसको हम लोग आपका देखेंगे। यानी कि अगर मैं छोटे रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं तो हम कहां से कहां तक का इतिहास देखेंगे। गौर करके देखिए एक बार थोड़ा सा। देखिए, हम जो हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें इतिहास में बेसिकली मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है, तो हम यहाँ से 600 ईसा पूर्व की कहानी को, इतिहास समाज को देखेंगे। फिर हम जब आपका 0 आपके ईसा के बाद जो 600 ईस्वी है इसके समय को देखेंगे। क्लियर है। लगभग इन दोनों के टाइम पीरियड को बीच देखेंगे कि यहाँ समाज कैसा था और यहाँ समाज कैसा था। फिर इन दोनों का आपस में हम लोग जो एक छोटा कंपैरिजन है वो इसकी कंपैरिजेबिलिटी हम लोग आपका पढ़ेंगे। क्लियर है। ध्यान रहेगा इन चीजों को आपका देखें। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले और हम शुरू करते हैं। ठीक, कह रहे कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य में आर्थिक सामाजिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इसमें से कुछ परिवर्तनों में समाज पर प्रभाव छोड़ा। उदाहरण के लिए वन क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ और वहां के रहने वाले जीवन शैली में परिवर्तन। वहां के लोग हैं उनकी जो आपका जीवन शैली है वो जीवन शैली में आपका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और वो जीवन शैली का जो आपका परिवर्तन है वो हमको इसमें दिखाई दे। ठीक, वो परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन हुआ। शिल्प उद्योग ने के एक विशाल सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा मंदिर के समान वितरण सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहास के इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक और परंपरा का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानक दंड के तय करते हैं। कुछ ऐसे सामाजिक ग्रंथ हैं जो आपका एक बेंचमार्क, एक मानक दंड को तय करते हैं। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूदा विभिन्न रीति रिवाज पर अपनी टिप्पणी का प्रसार करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनय की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ और अभिलेख वो किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण में लिखे जाते था। अतः यह कहना भी जरूरी होगा कि ये ग्रंथ किसने लिखे हैं, क्या लिखे हैं और कितने कहीं आपके रचनाएं हुई हैं, इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि इन ग्रंथों की रचना किस प्रकार या किस भाषा में हुई है और इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ है। यदि हम ग्रंथों का उपयोग सावधानी से करेंगे तो हम समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रीति रिवाज का इस्तेमाल लिख सकेंगे। ठीक, उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए, इसका महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपने ध्यान से एक विशाल महाकाव्य पर केंद्रित हो जाएंगे जो आपने वर्तमान रूप से 1 लाख श्लोक अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक खेती पे हुई है, 500 ईसा पूर्व में हुई है। कुछ निहित कथन और कालों में भी प्रचलित है। महाभारत की मुख्य कथाएं 2 पारिवारिक के बीच हुई है और उनका चित्रण हमें मिलता है। कुछ ग्रंथ का भाग विभिन्न सामाजिक और समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। ठीक, और इस ग्रंथ के अनुसार पात्र सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हुए हैं। दिखाई पड़ने मानदंडों के अनुसार ही उनका अवहेलना और उन सबको आपको क्या करता है, वो इंगित करता है। उन सबको हमको इंगित करता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इसी में क्या देख रहे हैं, आपका आरंभिक बंधुत्व, जो भाईचारा है, जाति, जो कास्ट, वर्ग, कैसा वर्ग में बटा हुआ है। भाई आपका किस्सा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है या शिल्पकार वर्ग है, कैसे वर्ग में है, इनको हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, महाभारत की दृश्य है और उस समय की एक मूर्ति कला है और देखिए बड़ी उत्कृष्ट आपके पैमाने हम लोगों को वहां मिले हैं जिनको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले
भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो हमारी बुक है उसी में हम चल रहे हैं हिस्ट्री के। अब हम महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण पढ़ेंगे। समालोचनात्मक संस्करण, उसमें कुछ चीजें हैं उनको देखेंगे, कुछ उनकी आलोचना होगी, उनको हम देखेंगे। अब देखो संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये संस्कृत का श्लोक है, जिसकी अच्छी है वो आराम से पढ़ सकता है। फिर उसी का कुछ आपके इंग्लिश में आपका ट्रांसलेशन है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन हम मेन मुद्दे पर चलेंगे। कह रहे 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. सुखथर ने नेतृत्व में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करी। कह रहे B.S. करके एक संस्कृत के बहुत बड़े आपका प्रोफेसर या कह सकते हैं विद्वान हुए, उन्होंने एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना का मतलब होता है जिससे बहुत चीजों का आपके लाभान्वित होती है। योजना का मतलब होता है जिससे केवल एक व्यक्ति विशेष या एक वर्ग को लोगों को लाभ मिले। परियोजना का मतलब है जिसका मल्टीपल यूज हम लोग कर सकते हैं, मल्टीपल हमको प्रॉफिट मिले। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। लोग मिलकर विद्वान कह रहे हैं भैया हम महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण हम निकालते हैं। उससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया गया। अब केवल जो महाभारत संस्कृत में लिखा गया वो नहीं, कुछ पांडुलिपियां थी। पांडुलिपि का मतलब जो हाथ से लिखी हुई होती है उनको हम पांडुलिपि की आप कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, कि उन पांडुलिपियों की कैटेगरी को हमने देखा कि भैया कैसी कैसी पांडुलिपियां, उनको हमने लिखा, बात करी। ठीक, परियोजना का काम वहां करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपि में पाए जाने वाले श्लोक की तुलना ढूंढने का तरीका निकाला। मान लीजिए उनको पांडुलिपि कोई आपके तमिलनाडु में मिली, कोई कर्नाटक में मिली, कोई आपका विदर्भ में मिली, कोई महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाली, मतलब अलग अलग क्षेत्र में मिली। उनको इकट्ठा किया और जो श्लोक थे और वो क्या करा, उनका एक आपस में कंपैरिजन का एक पैटर्न ढूंढा, एक तरीका ढूंढा। अंत उन्हें इस श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपि में पाए गए, और उन्होंने ऐसे श्लोकों का चयन कर लिया जो हर पांडुलिपि में उनको मिले। पांडुलिपि का मतलब हाथ द्वारा लिखी गई चीजें होती है, उसको पांडुलिपि कहते हैं। उनका प्रश्न काल 13,000 पृष्ठों में फैल के ग्रंथ खंडों में किया। 13,000 पृष्ठ के इस परियोजना को पूरा करने के लिए 37 वर्ष लगे। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। कितने? 37 साल, बहुत बड़ा काम था। पहली क्या था, संस्कृत के कई पाठकों ने अनेक अंशों की समानता थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु तक पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। और कह रहे कि इन सब में एक इक्वलिटी थी, चाहे नेपाल में देखे, चाहे आपने कश्मीर में देखे, उन सब में उन पांडुलिपि में आपकी समानता पाएगी। दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि सेकंड चीज ये है जो हमको स्पष्ट हुई, वह यह थी कि कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के प्रेषण मतलब बोलने का तरीका चीजों में अनेक प्रभात के रूप में उभर कर सामने, प्रभातों का संकलन मुख्य पाठ की पदक टिप्पणियों और परिविष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक प्रबंधों का ब्यौरा है। कुछ आपके प्रबंधों के बारे में, उनके बारे में लिखा हुआ आपका वही आपका ब्यौरा हमने पढ़ा है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रबंध उन गणित प्रक्रिया के द्योतक हैं जिन्हें प्रभावशाली परंपरा और लचीले विचारों और आचार के बीच संवाद आपका कायम रख के सामाजिक इतिहास के रूप में दिया गया है। संवाद, द्वंद्व और मैथ काव्य दोनों के चित्रित करते हैं। द्वंद्व मतलब किसी कंपटीशन के रूप में है, उन सबका आपस में क्या करते हैं, ये आपका चित्रित करते हैं, और ये चित्रित करते फिर आपका देखते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः ग्रंथों मतलब जो भी आपके ग्रंथ हो सकते हैं आपके आधारित है, जो संस्कृत में ब्राह्मण द्वारा उनमें लिखे गए थे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकार ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय ग्रंथों को सही तौर तरीकों समझा। उनका विश्वास, ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से व्यवहार में लाया जाता होगा। कह रहे कि जो चीजें उस समय उस ग्रंथ में लिखी होंगी तो वहां का समाज, वहां की सामाजिक स्थिति, वो सब उसी तरह से फॉलो करती होगी। जैसे आज की तारीख में जो बुकें लिखी हैं बताती हैं भाई समाज ऐसा है, रूप ढंग, पहनने का, खान पीन, रीति रिवाज, तौर तरीके, जो हमारे कस्टम्स वगैरह है वो किस तरीके से हैं, लिखते हैं।
तो ऐसे ही इस जमाने में जो लिखा मिला होगा उस जमाने में वैसा ही वो लोग फॉलो करते होंगे। ठीक। कालांतर में विद्वानों ने पाली और प्राकृत और तमिल भाषाओं को देखिए, पाली है, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। देखिए ऑफिशियल कौन से थे, अगर कोई चीज सरकारी, अगर आप कागज देखते हैं, अगर वो हिंदी में आता है तो एक लेटर फाउंड होता है, इंग्लिश में आता है तो हम बोलते हैं यार ऑफिशियल हो सकता है ना। तो ऐसे ही उस जमाने में संस्कृत आमतौर पर ग्रंथों की भाषा के रूप में ऑफिशियल रखी जाती थी। और कह रहे हैं कि इन आदर्शों का प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता है। यदा कदा इनकी अवहेलना की जाती थी। जब हम इतिहासकार द्वारा सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्मित की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले एक एक प्रश्न करके आप इनको देखते चलिए, पढ़ते चलिए, कोई डाउट कोई क्वेरी मिले आप मुझे बताते चलिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। क्या आपस में कंपैरिजन के रूप में स्थिति हो गई। अब देखते हैं बंधुत्वता एवं विवाह। एक चीज हमें समझ आएगी कि जो समाज था वहां के धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो लिखी गई सामाजिक पृष्ठभूमि उसी के अनुसार चल रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि चीजें हमने देखी नहीं है, लेकिन उस समय के जो ग्रंथ हैं, जो चीजें, जो बुक है, सोशल बुक, उन्हीं के बेसिस पर हम लोग स्टडी करते हैं और उसी के बेसिस को बेस मानकर ये चीजें हम लोग कह सकते हैं भैया ऐसा कुछ था। तो सबसे पहले देखिए परिवार और हाँ बंधुत्व के लिए प्रयोग, एक आपका शब्द प्रयोग किया गया जिसको कहते हैं कुल। आज भी बात चलती है भैया आप किस कुल के हैं, किस सनातनी से हैं। तो संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल का मतलब आपका टोटल से नहीं है या आपके फैमिली बैकग्राउंड हिस्ट्री से है। कुल और जाति का बंधन हाँ बड़े समूह से होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के माने जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप किस कुल के हैं, आपके पूर्वज कैसे हैं, किस परिवार से आते हैं, ये सब एक ही बात है। चलिए, बंधुत्व एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, अलग अलग नियम है और उसके कुछ आपके व्यवहार हैं, उनको हम इसमें आपका देखेंगे। जैसे हाँ परिवारों के बारे में जानकारी की, जो फैमिली है हमें उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हम बहुधा परिवार जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवारों को एक जैसे नहीं होते। परिवार जन की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में विभिन्नता है। कह रहे सबके साथ ना तो एक जैसा रिश्ता होता है और जो उनका रिश्ता है और जो उनके क्रियाकलाप हैं उन सब में आपका विभिन्नता मिलती है। कई बार एक ही देश के लोग भोजन और अन्य संसाधनों पर आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, अनुष्ठान भी साथ करते हैं और परिवार के एक बड़े समूह के हिस्से होते हैं जिसमें हम संबंधी हैं, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम संबंधियों को जाति समूह कहते हैं। परिवार में नरसंगिक यानी कि प्राकृतिक बोलते हैं इसको, और रक्त संबंध मानते हैं कि भाई जो नेचुरल है हमको प्राकृतिक ने दिए हैं और कुछ ब्लड संबंधी रक्त संबंधी चीजें वो इन संबंध की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाज भाई बहन चचेरे मौसेरे भाई की खून का रिश्ता मानता है, अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाज के संदर्भ में इतिहासकारों को ब्रिटिश परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुत्व संबंधी विचारों को विशेष करते हैं और उसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे लोगों की सोच का पता चलता है। इस विचार में लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा, इस व्यवहार के विचार को आसानी से असर डालता है। कैसे करता है? इन सब चीजों को आसानी से जो असर है वो आपका डालता है। तो ये परिवार की छोटी सी जानकारी के रूप में हमारे सामने। एक नजर दौड़िए फटाफट, फिर आगे बढ़े। पैतृक विवश व्यवस्था के आदर्श, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुत्व के रिश्ते में परिवर्तन आया है? एक स्तर पर महाभारत किसी कहानी है। यह बंधुत्व दो दल कौरव और पांडु के बीच, देखिए महाभारत किसी कहानी में हम
हम बंधुओं की बात करेंगे। जो बाधाओं हैं उन दो बाधाओं की बात करेंगे, जिसमें आप दो दलों को देखोगे, एक है कौरव और एक है पांडव। ये दो दल हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे और ये दोनों बाधाओं पर हम देखेंगे, गौर करेंगे। भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष का चरित्र है, यानी कि जो मेनली इन दोनों में ये वॉर हुआ, इसके दो कारण थे, एक भूमि और सत्ता, इन चीजों को लेकर ये सारी चीजें, और इसी का चित्रण है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, यानी कि एक ही कुल के थे। इनका जनपद प्रशासन था। यह संघर्ष का युद्ध आपका परिमाण हुआ, जिसमें पांडव विजय हुए और उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया। हालांकि पितृवार्षिक महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत मुख्य वास्तुकला ने इसके आदर्श और गढ़ दिया। कह रहे जो पितृवार्षिक जो आपकी सत्ता थी, यानी कि पिता के बाद ही जो उसका बड़ा पुत्र है वो आपका राजा बनेगा या बादशाह बनेगा, ये चीजें पहले से मौजूद थी, लेकिन महाभारत ने इसको और सही रूप से गढ़ दिया, यानी कि पूरा क्लासिफाई कर दिया, इस आदर्श को और गढ़ा। पितृवार्षिक सत्ता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद ही संसाधनों पर, यानी कि राजाओं के सिंहासन पर अधिकार कर सकता है, तभी उसको सिंहासन मिलेगा। अधिकतर राजवंश पितृसत्ता की प्रणाली का अनुसरण करते हैं। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कैसी थी? विभिन्नता। और कभी पुत्र के ना होने पर भी एक भाई उत्तराधिकारी रखता और कभी बंधुत्व सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्री जैसे बाप के प्रभाव गुप्त सत्ता का उपभोग करती। ठीक। पितृवस्था के प्रति झुकाव और शासक परिवार की अनोखी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे धार्मिक कांडों और ग्रंथों में, मंत्रों में यह बात स्पष्ट हुई, और यह प्रारंभ है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मणों में भी ऐसा ही दृष्टिकोण देखा गया है। ऐसा है ये दृष्टिकोण देखा गया। चलिए, तो ये इस प्रकार से फैला, और थोड़ा सा ये हस्तिनापुर से थे, और ये पूरा क्षेत्र आपका कुरु वंश का था, और इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली उनकी राजधानी थी। ये उस समय के निकटतम उनके क्षेत्र थे। कैसे थे? निकटतम उनके क्षेत्र। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, कैसे उत्तम पुत्र पैदा हो, इसके बारे में क्या कुछ है कि हमारा पुत्र बड़ा बलशाली हो, वैभवपूर्ण उसका जीवन हो, बुद्धि सार्थक हो, योद्धा हो, क्या ऐसी कोई व्यवस्था थी? तो हाँ, आइए। अरे ऋग्वेद में एक मंत्र का अंश उदित है, और इस ग्रंथ में संभवतः 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता है। आज भी अनेक हिंदू परिवार संस्कारों में इसका प्रयोग करते हैं। मैं इसे यहां से मुक्त करता हूं कि तुम वहां से नहीं। मैं इसे वह मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य प्राप्त। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के प्रमुख देव हैं। यहाँ और वहां का तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। इस मंत्र के संदर्भ में विवाह का वधु और वर के से क्या अभिप्राय है, इसकी चर्चा कीजिए, और फिर जो उनकी विभिन्नता है उनको थोड़ा देखते हैं। ऐसे मंत्र भी हैं जो सेम इस रूप में फॉलो होते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और देखिए स्वजन के माध्य लड़ाई क्यों हुई। स्वजन के माध्य लड़ाई क्यों हुई, इस पूरे संस्करण को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल इतना मुझे बताइए, जितना आपने पढ़ा, कि वो स्थिति कैसी थी। क्या कुछ डाउट है, क्या कुछ क्वेरी है? ऐसा कोई भी डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार पूरा घर पर जाकर पढ़िए। हम महाभारत के कुछ सामाजिक नियम और वैवाहिक जीवन का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी ईस्वी होगी, उसके बाद हम पहले हम पूर्व को देखेंगे और उसके बाद में आएंगे। ठीक है, इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।